गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशिफ मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एनटीटी के रिगार्डिंग जो है लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ये टॉपिक जो आज टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपके पीएस टेट, सी टेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियोस में जो हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की लास्ट वीडियो हमने जो डिलीवर की थी, उसमें हमने सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में समझा था कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, उन सभी के बारे में हमने वन बाय वन समझा था। आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज। कौन सी डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं? फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म। आपने सभी ने सुना होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या बात कर रहे हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे ऑटिज्म भी बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। देखो, ये जो ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक चीज में बच्चे को प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे को लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें बच्चे को इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें बच्चे को आई कांटेक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें बच्चे को इमोशनल इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। दैट मीन, देखो ध्यान से समझो, ये सब कुछ क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज, इस प्रॉब्लम में क्या है, बच्चे की लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई। या तो वो बोल नहीं रहा या बहुत कम बोल रहा है। ठीक है। सेकंड, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, इंटरेक्शन नहीं हो पा रही उसकी। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इमोशनली प्रॉब्लम का मतलब क्या है? देखो कि ना, बच्चे के इस प्रॉब्लम में इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे देखो, मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूं, हो सकता है वो थप्पड़ मार दे। मैं किसी के साथ सीरियस बात कर रहा हूं, हो सकता हो वो पर्सन जो है हंस रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो दैट मीन उसके इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? रेपिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है? रेपिटेशन की प्रॉब्लम। मतलब बच्चा रिपीट पे रिपीट, हर बात को रिपीट पे रिपीट, मतलब जो बात उसके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, उसको बच्चा बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे को भूख लगी है। मान लो मैं बोल लूं कि एक पर्सन है जो ऑटिज्म से संबंधित है, उसने बोला कि मेरे को भूख लगी है, तो मतलब सारा दिन भूख लगी है, खाना दे दिया, फिर भूख लगी है, फिर भूख लगी है, मतलब वो चीज को रिपीट करता रहेगा। तो वो बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है? ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। अब देखो, इसमें ना एक कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि सर ऑटिज्म वाले स्टूडेंट का आईक्यू कितना होता है? तो बच्चे याद रखना, ऑटिज्म में आईक्यू का कोई मतलब नहीं है। ऑटिज्म में आईक्यू का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऑटिज्म के पर्सन को आईक्यू उसका ज्यादा भी हो सकता है, आईक्यू उसका कम भी हो सकता है। एक इसका क्वेश्चन आया था कि कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखना, उसमें क्या था कि अगर 6 मंथ का बच्चा, मतलब 0 to 6 मंथ तक बच्चा स्माइल ना करे, बच्चा बिल्कुल भी स्माइल ना करे, तो हो सकता है कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हो? ऑटिज्म की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम हो? ऑटिज्म। नेक्स्ट, अगर बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो बेसिकली 3 ईयर तक ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ये प्रॉब्लम 3 ईयर्स तक बच्चे की प्रॉब्लम सभी के सामने आ जाती है। और माना जाता है कि 500 स्टूडेंट्स के पीछे एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। मतलब
बहुत रेयरली प्रॉब्लम है, हर एक को ये ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, बहुत रेयरली प्रॉब्लम ये वाली जो है बच्चे को फेस करने को मिलती है। नेक्स्ट, अभी ऑटिज्म खत्म नहीं हुआ, ऑटिज्म के बारे में आपको एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है जो मैंने बतानी है। 2016 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, इनक्लीन। एक ऑर्गेनाइजेशन है इनक्लीन नाम की, ठीक है। उन्होंने रिसर्च में क्या चीज निकाली कि जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम है उसमें 4 गुना, ठीक है, चार गुना चांसेस है कि ये प्रॉब्लम बॉयज को होगी मुकाबले गर्ल्स के। किसके मुकाबले? गर्ल्स के मुकाबले ये प्रॉब्लम किसको होगी, बॉयज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। नेक्स्ट, एक और इसमें अभी तक रिसर्चेस और चल रही हैं, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड रिसर्चेस चल रही हैं जिसमें अभी तक ये डिफाइन नहीं किया जा सका है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक मतलब इनहेरिडिटी, ये प्रॉब्लम हेरिडिटी से होती है या नहीं, ये प्रॉब्लम का संबंध हेरिडिटी से है या नहीं, ये अभी तक जो है सिर्फ रिसर्च चल रही है, इसमें अभी पर्टिकुलर हम कोई चीज नहीं बोल सकते। तो ये है कौन सी प्रॉब्लम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोकोमोटर डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर। लोकोमोटर में देखो कि बच्चे को जो है बोन में प्रॉब्लम है, हड्डी में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की मालफॉर्मेशन हुई है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स किसमें आ जाएंगी, लोकोमोटर आ जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर। जिसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर लोकोमोटर में आ जाएगा। एक इससे जैसा और है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी। जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पैल्सिस या पैरालिसिस। अब ना याद रखना पहली बात, ये जो सेरिब्रल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, चेक करके देख लेना कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जो सेरिब्रल पैल्सिस है या पैरालिसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधरंग बोलते हैं, कहते हैं ना अधरंग की प्रॉब्लम हो गई। सेरिब्रल पैल्सिस या पैरालिसिस का संबंध किसके साथ है, तो ऑप्शन में क्या आता है कि जी हियरिंग इंपेयरमेंट के साथ है, विजुअल इंपेयरमेंट के साथ है, फिजिकल के साथ है, किसके साथ, तो याद रखना सबसे पहले इसका संबंध किसका, ये किसका पार्ट है, ये मेंटली रिटार्डेशन का ही एक पार्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस चेक कर लेना, ठीक है, या तो आप जो है डीएसएस जो यूटी के पेपर हुए हैं एनटीटी के वो चेक कर लेना, सीटेट के पेपर चेक कर लेना, उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेरिब्रल पैल्सिस क्या है कि बच्चा जो है, बच्चे का माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, क्या है, माइंड प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चे को किसकी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पैल्सिस या पैरालिसिस। अब अगर मैं और डिटेल में जाऊं, अगर मैं आपको और डीपली समझाऊं, तो सेरिब्रल पैल्सिस सीपी किसको बोलेंगे, अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, अगर ये प्रॉब्लम बच्चे की 0 to 5 ईयर्स में सामने आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम कौन सी है, सेरिब्रल पैल्सिस की प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे, बच्चे को सेरिब्रल पैल्सिस की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम 5 ईयर के बाद लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आए, तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चे को क्या है, पैरालिसिस का क्या हुआ है, अटैक हुआ है या पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। तीसरी बात इसमें जो मेन है, इसमें देखो इस प्रॉब्लम में सेरिब्रल पैल्सिस या पैरालिसिस में ये नहीं है कि जी मेरी बाजू जो है वो पतली रह गई, ये नहीं है कि मेरी बाजू जो है कट गई, ये नहीं है कि मेरा हाथ जो है थोड़ा छोटा है, ये नहीं है कि मेरी फिंगर्स जो है वो बनी नहीं, समझ गए। इसमें मेरा बॉडी, इसको माइंड के साथ, फिजिकल के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि इसमें मेरा माइंड प्रॉपर डेवलप, इसमें मेरी फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल बॉडी प्रॉपर डेवलप है, मतलब
मेरा इस तरह से पूरा हाथ है, पूरे मेरी लेग्स है, पूरे मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, पर वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, मतलब हाथ है पर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम बोलते हैं कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पैल्सी। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, तो सर इसको एसएमआर के साथ आपने कैसे जोड़ दिया, इसको माइंड की फंक्शनिंग के साथ किस तरह जोड़ दिया, कि देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये मैंने एक्टिविटी की, ये मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, कोई चीज को पिक कर रहा हूं, तो वो क्या है, क्या मैं फिजिकल कर रहा हूं, मेरा ब्रेन मैसेज कर रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी को ब्रेन मैसेज कर रहा है, जिसके कारण मैं ये प्रॉपर मूवमेंट्स, प्रॉपर एक्टिविटीज कर पा रहा हूं। तो इस प्रॉब्लम में वो क्या है कि वो ब्रेन प्रॉपरली मैसेज नहीं कर पा रहा, वो ब्रेन प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहा, जिस कारण बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पैल्सीज। क्या बोलते हैं, बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पैल्सीज की बच्चे को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब आपको एक और बताता हूं, ऑर्थो पेडिकल इंपेयरमेंट। ऑर्थोपेडिकली इंपेयरमेंट, देखो ऑर्थोपेडिकली इंपेयरमेंट किसको बोलोगे, ऑर्थोपेडिकली, ऑर्थो का डॉक्टर कौन सा होता है, हड्डियों का, ज्वाइंट्स का, बोलते हैं ना ऑर्थो क्या होता है, ज्वाइंट्स का, हड्डियों का डॉक्टर है। इसमें इस प्रॉब्लम में क्या है कि उसके जो जोड़ हैं, ये जो ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, जो ये ज्वाइंट्स हैं, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, या तो इनमें कोई गैप आ गया है, या ये प्रॉपरली आपस में जुड़े नहीं है, या गलत जुड़ गए हैं, तो वो प्रॉब्लम, जिसके कारण बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह में को जाने में प्रॉब्लम है, तो उसका संबंध हम किसके साथ जोड़ेंगे, ऑर्थोपेडिकली इंपेयरमेंट, किसके साथ जोड़ेंगे, ऑर्थोपेडिकली इंपेयरमेंट। देखो सेरिब्रल पैल्सीज में एक चीज आपको बताना भूल गया, अगर आपको सेरिब्रल पैल्सीज में एमआर का पार्ट नहीं पूछा और आपको सेरिब्रल पैल्सीज में पूछ लिया कि सेरिब्रल पैल्सीज में बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो फिजिकल लगाने से पहले देखो कि एमआर का पार्ट है कि नहीं, वो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अगर एमआर नहीं है, अगर पार्ट्स नहीं पूछे, सीधा आपको पूछ रही हैं, जैसे मैंने बोला ना कि ऑटिज्म में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सेरिब्रल पैल्सीज का अगर मैंने एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो क्या है, मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर, तो ये थे हमने किए 4 पॉइंट्स जो लगभग सेम थे। अब हम बात कर रहे हैं और डिसऑर्डर्स जिसका संबंध किसके साथ है, फिजिकल एक्टिविटीज, जिसका संबंध किसके साथ है, फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ है, जो है किसका, जो जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ, मेंटली, एमआर, मेंटली रिटार्डेड। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड। मेंटली देखो, मेंटली रिटार्डेड कौन से बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड मतलब जिसका आईक्यू, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि एक बच्चा एमआर है या नहीं है, इसका पता किससे लगाया जा सकता है, तो इसका पता किससे लगाया जाता है, आईक्यू के साथ, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके साथ हम पता कर सकते हैं कि कौन बच्चा एमआर है और कौन बच्चा एमआर नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको ना इंक्लूसिव में करवाऊंगा ये टॉप का कंसेप्ट, आपको मैंने जब इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट करवाना है तो मैं आपको कैटेगरीज करवाऊंगा प्रॉब्लम्स की, के स्लो लर्नर कौन से होते हैं, ठीक है ना, स्लो लर्नर कौन से हैं, गिफ्टेड कौन से हैं, डेलिक्वेंट स्टूडेंट कौन से, ये आपको कंसेप्ट उसमें करवाऊंगा। तो याद रखना, एक जस्ट थोड़ी सी बात समझ लो कि स्लो लर्नर कोई एमआर नहीं है। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है दैट मींस उसको ये एमआर की प्रॉब्लम नहीं है, एमआर अलग है, स्लो लर्नर अलग है। एमआर एक प्रॉब्लम है, स्लो लर्नर जस्ट क्या है, बच्चा स्लो इन ऑल एक्टिविटीज, वो आपको मैं समझाऊंगा। पहले देखो आईक्यू के साथ पता लग गया। इसको देखो अमूमन हम इसमें क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, एमआर को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, माइल्ड,
मॉडरेट, सवियर और प्रोफाउंड। क्या माइल्ड, मॉडरेट, सवियर और प्रोफाउंड मैं आपको बता रहा हूं, लिख के बताऊंगा। पहले मेरी बात समझो। इसमें ना आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि एमआर की क्या विशेषता है। पेपर में ना क्वेश्चन आया हुआ है एमआर की क्या विशेषता है। तो बहुत बच्चों ने ऑप्शन, पहले ऑप्शन लिखी हुई थी कि वो काम स्लो करता है, दूसरी ऑप्शन लिखी हुई थी कि वो इस चीज में पीछे है, तीसरी ये, फोर्थ में लिखा हुआ था नन ऑफ दीज। तो बहुत बच्चों ने आंसर नन ऑफ दीज इसलिए लगा दिया, उन्होंने क्या सोचा कि जो है ही एमआर उसकी क्या विशेषता होगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसको देखते हुए उन्होंने क्या आंसर लगा दिया नन ऑफ दीज। तो सारे का गलत। तो बच्चे अगर एमआर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो स्लो है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको याद नहीं होता तो वो उसकी विशेषता है। अगर वो चीज कुछ अलग कर रहा है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, विशेषता का मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं होता। कोई बच्चा नेगेटिव है तो उसकी वो नेगेटिव वाली सारी उसकी क्या है, विशेषता है। क्लियर। अब एक चार्ट बना लो जिससे आप समझ पाओगे। पहले लिखो बाउंड्री, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन पे किसमें किसको काउंट करते हैं, 70 टू 90। एक बात और समझो कि ना ये जो हम बना रहे हैं आईक्यू का चार्ट बना रहे हैं, ये अलग अलग बुक्स में माइनर सा चेंजेस, अलग 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 साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। पर अगर चेंजेस आए तो माइनर चेंजेस आएंगे। ये नहीं है कि 70 90 बोल दिया तो आपको पेपर में आएगा 50 टू 90 क्या होगा, नहीं। आपको क्या आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा 72 से 88, 75 से 90, मतलब इतना माइनर सा चेंज आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लिख लो बाउंड्री लाइन, सेकेंड ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया जो एमआर की कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे पहले क्या है, बाउंड्री लाइन, मतलब जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, मतलब जो एमआर नहीं है पर अगर इनका आईक्यू लेवल इससे कम हुआ तो ये एमआर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो क्या है बाउंड्री लाइन में, 70 टू 90 आईक्यू वाले स्टूडेंट। ठीक है। मोरॉन जो बोलते हैं, जिसे मोरॉन बोलते हैं, फीबल माइंड बोलते हैं, माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, ठीक है, हल्की प्रॉब्लम बोलते हैं, उनका आईक्यू कितना होता है 70 टू 50। ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा एमआर है, अगर मैं एमआर टोटल बच्चों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं एमआर के वो कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं, इस माइल्ड, इस मोरॉन वाली कैटेगरी में पाए जाते हैं। 80 टू 85%, 80 टू 85% जो बच्चे हैं वो कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं, मोरॉन या फीबल। एक सेकेंड, 70 टू 50, 35, ओके। बच्चे एक रह गया इसमें, मॉडरेट, इसको थर्ड रह गया सवियर, जिसका क्या होगा 35 से, हाँ जी, तो सवियर 35 टू 25, ठीक है। और परफाउंड, और जिसको हम इडियट बोल सकते हैं वो क्या है, लेस देन 25। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, 85% जो माना जाता है वो किस में आते हैं, वो कौन से कैटेगरी में बच्चे आते हैं, वो कौन से में आते हैं, मोरॉन में आते हैं। कौन से किस में आते हैं, मोरॉन कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, एवरेज बोल सकते हैं, तो इसमें कितने परसेंट, 7 से 8% जो बच्चे हैं, 8% लिख लो बस, 8% जो बच्चे हैं, 8% जो एमआर हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं,
मॉडरेट में आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सवियर, तो कितने परसेंट बच्चे, 3% बच्चे जो है वो सवियर कैटेगरी में आते हैं। और परफाउंड में कितने आते हैं, परफाउंड में कितने आते हैं, 1%। मतलब 100 अगर एमआर बच्चे हैं, मैं 100 बच्चों की बात नहीं कर रहा, 100 एमआर बच्चे हैं, तो उसमें से 1%, एक बच्चा ऐसा होगा जिसको हम प्रॉपरली इडियट कह सकते हैं, जिसको प्रॉपरली कस्टडी की जरूरत है, जिसको हम प्रॉपरली पागल बोल सकते हैं। तो देखो, अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूं। जो मॉरॉन है, जो माइल्ड प्रॉब्लम है, इन बच्चों के लिए क्या बोला जाता है कि इन बच्चों का जो माइंड है ना, वो 14 से 15 ईयर 14 से 15 ईयर के बच्चे से ज्यादा डेवलप नहीं होता। मतलब ये नहीं बोल रहा कि 14 से 15, 14 से 15 ईयर बच्चे का माइंड प्रॉपरली डेवलप होता है और बाद में ये रुक जाता है, नहीं। मतलब जितना काम एक 14 से 15, 14 से 15 ईयर का बच्चा सारी उम्र में करता है, ये उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। सेकंड, अगर मैं बात करूं मॉडरेट, इनका जो माइंड है 08 से 9 ईयर, 8 से 9 ईयर के बच्चे के जितना डेवलप होता है सारी उम्र में। सवियर की बात करूं तो इनका 4 से 5 ईयर, इनका जो माइंड है वो क्या है, 4 से 5 ईयर के बच्चे के जितना डेवलप होता है। और अगर परफॉर्म की बात करूं तो 0 to 6 मंथ, सॉरी 6 to 9 मंथ, जितना एक माइंड 6 to 9 मंथ के बच्चे का डेवलप होता है, उससे ज्यादा इस कैटेगरी के बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता। अब आपको क्वेश्चन आया हुआ इसमें कि कौन से बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो कौन से बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन में किसको दे सकते हैं, कौन से बच्चे, सॉरी कौन से एमआर को, तो किसको देंगे, माइल्ड को। अगर बोलेंगे कौन सी कैटेगरीज को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो किसको दी जाएगी, मॉडरेट और सवियर को। अगर बोलेंगे कि कौन सी कैटेगरी को सिर्फ ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो कौन सी दी जाएगी, किसमें दी जाएगी, परफाउंड बच्चों को। कौन से बच्चों को, परफाउंडली कैटेगरी में आने वाले बच्चों को ये जो है बेसिक जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब उनको ये सिखाया जाएगा कि कम से कम वो ये बता दें कि वॉशरूम जाना है, चेंज कैसे करना है, बस उनको बेसिक वही ट्रेनिंग जो है दी जा सकती है। नेक्स्ट देखो, अब ना एक कई बार इसके टाइप पूछ लेते हैं। मैंने आपको एक टाइप तो करवाई दी थी ना, मैंने आपको एक टाइप तो करवा ही दी थी। कौन सी करवाई थी मैंने आपको लास्ट में टाइप, सेरिब्रल पैल्सीज की। मैंने कौन सी करवाई थी, सेरिब्रल पैल्सीज। इसमें और देखो, फर्स्ट है ब्रेन डैमेज चाइल्ड, ये कैटेगरी किसके अंदर आती है, एमआर के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डैमेज हो जाता है किसी भी रीजन के कारण, तो उसमें हमको उसको क्या बोलते हैं कि ब्रेन डैमेज चाइल्ड या ब्रेन डैमेज डिसऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डैमेज हो जाता है, कोई ना कोई इंफेक्शन के कारण, कोई ना कोई वायरस के कारण, कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण उसका ब्रेन प्रॉपरली डैमेज हो जाए। सेकंड, पीकेयू, फेनाइल कैटोनूरिया, फेनाइल कैटोनूरिया पीकेयू, ये मैंने आपको पीकेयू ना जो टॉपिक आपको करवाया था डिफॉर्मिटीज, उसमें मैंने करवाया, तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। आपने उसमें से देखना है कि पीकेयू में बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें ना देखो, हमारी बॉडी में प्रोटीन की यूटिलाइजेशन कम होने के कारण, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की यूटिलाइजेशन कम होने के कारण वो टॉक्सिन का काम करती है, जहर का काम करती है, जिसके कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। बाकी आप उसमें चेक करोगे। नेक्स्ट, माइक्रोसिफेली या हाइड्रो, माइक्रोस्फेली या हाइड्रोस्फेली, ये भी किसका पार्ट है, एमआर का। माइक्रो मतलब छोटा, बताया ना आपको। हाइड्रो मैंने आपको नहीं बताया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, पानी। स्फेली का मतलब क्या होता है, सिर, कि सिर में पानी भर गया, ठीक है। माइक्रो मतलब सिर में इसका साइज छोटा रह गया,
ठीक है, और एक इसमें और कौन सा आएगा, डाउन सिंड्रोम। ये भी मैंने आपको करवाया है, मैंने आपको ये भी करवाया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पेयर, जिसे ट्राइसोमी बोलते हैं, 21st पेयर जो है वो प्रॉपर, वो एक एक्स्ट्रा बन जाता है। मतलब टोटल क्रोमोसोम टोटल कितने हो जाते हैं, 47 टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, जो कि पार्ट है किसका, किसका पार्ट है, जो कि एमआर का। अब देखो एक चीज आपने नोट की होगी कि जिस तरह से जिस तरह से आईक्यू कम, जितना जितना आईक्यू कम हो रहा है, उतनी उतनी बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है, उतनी उतनी बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। इसके टेस्ट भी पूछ सकते हैं आपको, आपको एग्जाम में पेपर में इसके टेस्ट पूछ सकते हैं, तो सिर्फ नाम याद कर लो, MDPS, UDPS लिख लो, मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम या प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट, ज्ञान डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट, IETC 1974, सभी को पता ही होगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड, इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड। ठीक है, जिसको बाद में, जिसको रिवाइज किया गया था 1992 में, ठीक है, और 1994 में इसको नाम क्या दे दिया गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड। अब इंक्लूसिव क्या है, इंटीग्रल क्या है, जो मैं जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपके लिए कि कितने टेस्ट हैं, क्या है, कुछ है, इसको ज्यादा नहीं करना, सिर्फ जो इतना कंसेप्ट आप समझ लो कि इसमें ये आएगा। ठीक है, और लास्ट इसमें देख लो EGS, एजुकेटेड ग्रांटेड सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आप याद कर लो, पेपर में शायद आपको इसके साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, हम बात कर रहे हैं स्पीच इंपेयरमेंट। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीच इंपेयरमेंट। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, हमने उसमें किया था, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी किया था, डिस्फेजिया, जो कि स्पीच से रिलेटेड था, वो लर्निंग का पार्ट था। मतलब स्पीच इंपेयरमेंट में क्या होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा, तो वो क्या होगा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, स्पीच इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एक्ट आया था आइडिया, आपको ये पता होना चाहिए, एक एक्ट आया था आइडिया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन। कब आया था, 1974 से 1990 तक चला, सॉरी 1975 से 1990 तक ये चला था, इंडिविजुअलाइज्ड विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला, स्पीच इंपेयरमेंट को, क्या बोला कि जो स्पीच इंपेयरमेंट है ना, ये क्या है, एजुकेशन को
एजुकेशन को इफेक्ट करती है, इफेक्टेड करती है। इन्होंने क्या बोला, जो स्पीच इंपेयरमेंट है वो एजुकेशन को इफेक्ट करती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। जो इंडिविजुअल या इंडिविजुअलाइज्ड विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है 1990 में, 1990 में इसका नेम बदल दिया गया था। 1990 में इसका नेम बदल दिया गया था और इसको क्या कर दिया गया था, EHA, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप, ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन। ठीक है, और अभी तक ये काम कर रहा है। EHA नाम कर दिया गया था, चिल्ड्रन एक्ट। ठीक है, 1990 में किसको बदल दिया गया था, आइडिया को बदल दिया गया था, नेम बदल दिया गया था कि क्या क्या कर दिया गया था, EHA नाम कर दिया गया था। अब अगर क्वेश्चन आए कि स्पीच इंपेयरमेंट के रीजन क्या हो सकते हैं, स्पीच इंपेयरमेंट के रीजन देखो। अब हम ना जो डिटेल ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, यूजीसी नेट के जो बच्चे एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल उनको पूछने के पूरे चांसेस है, पर हमको रिस्क नहीं लेंगे, तो हम पूरी डिटेल में ही बातों को करेंगे, चाहे वो पेपर एनटीटी का हो या ओपीटेट का हो या यूपीटेट का हो, किसी भी तरह का एग्जाम। तो अब अगर मैं रीजन की बात करूं कि रीजंस क्या हो सकते हैं, तो रीजन लिख लो। फर्स्ट है आर्टिकुलाइजेशन। फर्स्ट रीजन क्या है, आर्टिकुलाइजेशन, मतलब बच्चा जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा। आर्टिकुलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है कि बच्चा वर्ड्स को ओमिट कर रहा है। ओमिट मतलब छोड़ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि बच्चे ने बोलना था स्कूल, क्या बोल रहा है, कूल। ठीक है, जिस कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, और क्या रीजन हो सकता है, एडिशन, कि बच्चा एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड्स को बच्चा ऐड कर रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लुएंसी, बच्चे को फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, एक तीव्रता से बोल नहीं पा रहा। और कॉसेस, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब वर्ड्स गलत बोल रहा है। जैसे उसको उसने क्या बोलना था, डोज, बोल क्या रहा है, डोज। ठीक है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, स्पीच इंपेयरमेंट की बच्चे को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखो, इसमें सबसे ज्यादा 3 डिसेबिलिटीज के पे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं एमआर की, एक तो एमआर पे, एक हियरिंग इंपेयरमेंट पे और एक विजुअल पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स में इन तीनों पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। देखो, हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, मतलब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है बच्चे को, बच्चे को हियरिंग में प्रॉब्लम है, या तो इनर या आउटर ईयर में ब्लॉकेज के कारण बच्चा कुछ सुन नहीं पा रहा, बच्चा साउंड प्रॉपर्ली उसके अंदर नहीं जा पा रही, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट है। अब हियरिंग इंपेयरमेंट को अगर मैं बोलूं कि हियरिंग इंपेयरमेंट को किसके साथ माप सकते हैं, तो किसके साथ माप सकते हैं, डेसिबल। इस तरह स्मॉल डी कैपिटल बी, डेसिबल एक टेक्निक है जिसके साथ हम बोल सकते हैं कि हम हियरिंग इंपेयरमेंट को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट, हमने बात की ना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो बच्चे याद रखना, इसका मतलब कि माइल्ड मतलब हल्की, मॉडरेट मतलब एवरेज, सीवियर मतलब गंभीर और प्रोफाउंड मतलब अति गंभीर। तो याद रखना, ये 4 कैटेगरी सिर्फ हम बात एमआर में नहीं, किसी भी चीज में इसको जोड़ सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने बोला माइल्डली हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब हल्का सा सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उन्होंने बोला सीवियरली मतलब बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, अगर बोला प्रोफाउंडली मतलब उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो मतलब सीधा डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या गया है। तो आपको क्वेश्चन आता होता है कि हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस क्या होता है कि बच्चे की सुनने की जो एबिलिटी है प्रॉपर्ली जो है साउंड की एबिलिटी चली गई,
सेकंड डेफ, ठीक है ना। डेफ क्या होता है कि मतलब एक बच्चा 60 डेसिबल तक, 60 डेसिबल तक जो है आवाज को, 60 डेसिबल से ऊपर आवाज को जो है सुन पा रहा है, 60 डेसिबल तक उसको प्रॉब्लम आ रही है। पहले ना आप ये लिख लो कि ये चार्ट बना लो। फर्स्ट है नॉर्मल, नॉर्मल हियरिंग इंपेयरमेंट, तो वो क्या होगी 10 से 15 डेसिबल, ठीक है। सेकेंड लिखो स्लाइट हियरिंग इंपेयरमेंट, उसमें क्या आएगा 16 टू 25 डेसिबल, ठीक है। फिर लिख लो माइल्ड, माइल्ड कहां से मतलब शुरू होती है 25 से 40 डेसिबल। मॉडरेट, मॉडरेट में क्या आएगा 40 टू 55 डेसिबल। सवियर, सवियर में कितने आएगा 56 टू 70 डेसिबल। प्रफाउंडली, प्रफाउंडली सवियर आया तो क्या आएगा 70 टू 90 डेसिबल। अगर आ गया प्रोफाउंड तो क्या आएगा 90 प्लस। अगर 90 प्लस डेसिबल मतलब मैं बोलूं कि एक बच्चा 90 प्लस डेसिबल के सामने आवाज को सुन पा रहा, आपके पास खड़ा है, तो मतलब बच्चा बहरा है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, ठीक है ना। ये मतलब है प्रोफाउंड का, डेसिबल का, ठीक है। अब आप में इतना डिटेल नहीं आएगा कि जी सुई गिर रही है तो कितना डेसिबल होगा, जनरेटर की आवाज है उसकी डेसिबल, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट आपने इस चीज को याद रखना है। डेफ किसको बोलेंगे, डेफ किसको बोलेंगे हम कि जो बच्चा 60 डेसिबल मतलब जो बच्चा सवियरली कैटेगरी में आएगा उसको हम डेफ कह सकते हैं, ठीक है। एक आता होता है हार्ड टू हियर, ठीक है, ये किसको बोलेंगे मॉडरेट को। ये किसको बोलेंगे मॉडरेट हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चों को क्या बोलेंगे हार्ड टू हियर, कि सुनने में इनको क्या है प्रॉब्लम आती है, सुनने में इनको प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या बोलेंगे हार्ड टू हियर। या एक और वर्ड आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है कि बच्चे के एक्सटर्नल ईयर में, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, इसमें बच्चे के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ईयर में कोई ब्लॉकेज आ गई है, एक्सटर्नल ईयर में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गई है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है कंडक्टिव हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। तो ये देखो सारा क्या है हियरिंग इंपेयरमेंट के ऊपर हमने बात की। आपने एक चीज नोट की होगी, आपको ना पेपर में ये क्वेश्चन आता होता है, देखो ध्यान से समझो, आपको पेपर में ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा होता है डीबी, ठीक है। मान लो एग्जांपल माइल्ड मॉडरेट सीवियर परफॉर्म 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90। यहां पर क्या लिखा है IQ, क्वेश्चन आया माइल्ड मॉडरेट सीवियर परफॉर्म 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70 and 70 to 90, ये आपको क्वेश्चन आया। अब आपको देखो समझना पड़ेगा, अगर IQ लिखा है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है MR की। MR में हमने क्या बात की थी कि जितना IQ कम होगा उतनी प्रॉब्लम हाई होगी, तो मतलब इसको मैच कैसे करेंगे इस तरह से होगा ना, इस तरह से मैच। डीबी में क्या है जैसे जैसे डीबी बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो इसका मैच क्या होगा इस तरह से। तो मतलब आपको कुछ लिखा नहीं होगा कि एमआर के अनुसार क्या है, डीबी हायरिंग के अनुसार क्या है, आपको जस्ट समझना पड़ेगा कि अगर डीबी लिखा हुआ है तो दैट मींस बात हो रही है हियरिंग इंपेयरमेंट की, आईक्यू लिखा हुआ है तो बात हो रही है एमआर की। जिस जैसे जैसे आईक्यू कम होता है प्रॉब्लम क्या है इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डीबी बढ़ता है प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो ये चीजों को आप ध्यान रखना, इस चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लास्ट हम बात कर रहे हैं विजुअल इंपेयरमेंट। लास्ट हम किसकी बात कर रहे हैं विजुअल। देखो अगर आपको वर्ड आएगा प्रोफाउंडली विजुअल इंपेयरमेंट मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कि बच्चा प्रॉपरली क्या है ब्लाइंड। अगर परफाउंड वर्ड आ गया तो हम उसको प्रॉपरली ब्लाइंड बोल सकते हैं, बच्चे को ब्लाइंडनेस है। आपने ना ये देखा होगा इस तरह से A B C D,
ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से बना होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिख लो, स्नेलेट चार्ट, जो कि किसने दिया था 1862 में, हरमन स्नेलन ने ये चार्ट बनाया था। ठीक है, जिसको जिसको 1934 को यूनेस्को, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्नेलन चार्ट जो है वो यूनेस्को ने कब अडॉप्ट किया, 1934 को किया। स्नेलन चार्ट किसने दिया, 1862 में दिया, हरमन स्नेलन ने। तीसरा पूछ सकते हैं, देखो सभी के जिनके स्पेक्स लगी हुई है उन्होंने ये देखा होगा, एबीसी लिखी होती है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, इसमें ना एक पक्का क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे को प्रोफाउंडली विजुअल इंपेयरमेंट है तो उसका विजन क्या होगा, तो क्या आता है 20/200 होगा, 20/60, कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होगा, याद कर लो, रट्टा मार लो कि ये क्या है एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि अगर 20/200 आ रही है तो मतलब बच्चे को प्रॉब्लम किसकी है, प्रोफाउंडली विजुअल इंपेयरमेंट की बच्चे को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब इसमें एक वर्ड आता है ब्लाइंडनेस। बच्चे को क्या क्वेश्चन आता है, ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस मतलब टोटल एब्सेंट ऑफ साइन, तो इसमें बच्चे का विजन क्या होता है 3/60 या लेस देन 10/200। ठीक है, फीट, इसको क्या है फीट में कर रहे हैं, इसको किसमें करेंगे, अगर मीटर में होगा तो 3/60, फीट में होएगा तो 10/200। विजन का एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको बहुत कम अकेडमीज होगी जो आपको बताएंगी, इसमें विजन का एंगल कितना होगा 10 डिग्री। इसका जो विजन देखो हमारे ना, आपको जिनके स्पेक्स लगी हुई है वो कभी पर्ची चेक करना, उसमें लिखा होता है 120 एंगल पे प्रॉब्लम है, 180 पे प्रॉब्लम है, तो इसमें इसको कितनी प्रॉब्लम होगी 10 डिग्री पर। और एक वर्ड आता है लो विजन, एक वर्ड क्या आता है लो विजन, जिनका क्या होता है 620/60। ठीक है, जिनका एंगल क्या होगा 10 डिग्री से 40 डिग्री से कम, इनका एंगल क्या होगा 10 से 40 डिग्री से कम इनका एंगल होगा। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, विजुअल इंपेयरमेंट, विजन की प्रॉब्लम है इनको, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये हो गई सारी इंपेयरमेंट, हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमने प्रॉपरली इसको डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी डिटेल में हमने कर लिया। अब ना चार वर्ड समझ लो कि कई बार ना ऑप्शन आ जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इंपेयरमेंट, फॉर MR, फॉर ऑर्थो एंड फॉर विजुअल। ये पेपर में आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, हियरिंग का कहां पर है बॉम्बे, जिसे हम क्या बोलते हैं आप मुंबई बोलते हैं। MR का कहां पर है हैदराबाद, ये आपको याद करना पड़ेगा, MR का कहां पर है हैदराबाद। ऑर्थोपेडिकली का कहां पर है कलकत्ता, एंड विजुअल का कहां पर है देहरादून, कहां पर है देहरादून। ये आपको याद करने वाला कंसेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज चैट बॉक्स को चलते रहने दिया करो, चैट बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करो, चैट लाइक कर दिया करो, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो कोचिंग नहीं ले सकते वो बच्चे भी कोचिंग ले पाए, और एनटीटी की जो 8,393 वैकेंसीज निकली है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे अकेडमी, हमारे लेक्चर सुने हुए बच्चे जो है वो इस जॉब को प्राप्त कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, थैंक यू वेरी मच।